जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मेरे भाई याद रखना, इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए। जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना ऐसी एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, और यदि हम 1 नंबर और 2 नंबर इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि इस एक आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली आकृति में देखेंगे कि इस तरह के कितने त्रिभुज या इस तरह की कितनी आकृति दी गई है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह की एक आकृति तो हमें यहाँ पर दी गई है जिसको हम नंबर दे देंगे 1। इसी प्रकार से दूसरी आकृति हमें दी गई है यहाँ पर, और तीसरी आकृति यहाँ पर दी गई है ये। ठीक है, यानी कि इस तरह की कितनी आकृतियां? 3 आकृतियां हैं। एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुणा 3 के साथ में कर देंगे तो बन जाएगा 3 3 9। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए सिंगल फलक वाले त्रिभुज, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, और तीसरा त्रिभुज है ये। यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर कई आकृतियों को मिलाने से भी यहाँ पर त्रिभुज बनेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यदि हम इस नंबर 1 त्रिभुज को इस 3 नंबर त्रिभुज और इस 2 नंबर त्रिभुज को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा एक त्रिभुज ये। अब इसी के साथ में देखिए 3 3 त्रिभुजों वाली आकृति को यदि हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो एक त्रिभुज बड़ा वाला बन जाएगा ये। यानी कि बड़े कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इसके अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 14 में दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके 3 अगस्त वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 18, और 18 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 57, 57 से कितना बन रहा है? 62। 57 से 62 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 57 में क्या कर दें, +5 कर दें तो 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। फिर देखिए 62 से कितना बन रहा है? 31 है। 62 से 31 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, यदि हम 62 को क्या कर दें, 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 31 है। फिर देखिए 31 से कितना बन रहा है? 36 है। 31 से 36 कैसे बनेगा?
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हम 31 में क्या कर दें, +5 कर दें, तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36 है। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है, 18। 36 से 18 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 36 को क्या कर दें, 2 से भाग कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 18 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, +5, उसके बाद में क्या किया, भाग 2, उसके बाद में +5, उसके बाद में भाग 2, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, +5 भाग 2, +5 भाग 2, अब हो जाएगा +5, ठीक है। यानी कि भाग 2 से भाग करने के बाद में यहाँ पर 18 से अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 18 के अंदर +5 कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 18 के अंदर +5 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 18 के अंदर +5 करेंगे तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो वहाँ सर संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 16 से 17 दिन शेष बचे हुए हैं, और यदि आप बची हुई तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, इस बचे हुए समय के अंदर एक बार इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को आप सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर PDF सेट से देखने को मिलेंगे। और यदि आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। राकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? मेरे भाई रैंकिंग टॉपिक से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है क्या, सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था फॉर्मूला होता है, यानी कि कुल विद्यार्थी या कुल संख्या निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे T बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए T यानी कि टोटल अपने को निकालना है, लेफ्ट और राइट कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है कि राकेश अपनी कक्षा में ऊपर से, यानी कि ऊपर से किस स्थान पर है, 13वें स्थान पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। और बोला गया है कि नीचे से किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड, यानी कि L के स्थान पर 13 रखेंगे और R के स्थान पर 18 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए T की यानी कि टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T बराबर L प्लस यानी कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। L के स्थान पर कितना रखेंगे, 13 रखेंगे, उसके बाद में R के स्थान पर कितना रखेंगे, 18 रखेंगे, और मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए T बराबर क्या हो जाएगा, तो
तो सबसे पहले 13 और 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 13 और 18 मिलकर बन जाएगा 31 है। उसके बाद में क्या बच गया, माइनस का 1 है। तो यहाँ पर देखिए 31 में से 1 को घटा देंगे तो t बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 30 है। यानी कि राकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 30 है। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 30 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और याद रखना ब्लड रिलेशन से आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं आसानी से और फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है। यहाँ पर बोला गया है कि प्रदीप कहते हैं, कहने वाला कौन है, प्रदीप। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रदीप। ठीक है, ध्यान से समझना, इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। यहाँ पर है प्रदीप। प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ, यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर कौन है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विशाल। ठीक है, यानी कि प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हो जाएगी विशाल की माँ। ठीक है, ये हो गई विशाल की माँ। कौन है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि प्रदीप की माँ। सबसे पहले यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रदीप की माँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रदीप कहते हैं कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि ये प्रदीप है और ये कौन हो गई, विशाल की माँ। कौन है, मेरी माँ की, यानी कि प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है कौन, विशाल की माँ। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए मेरे भाई, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ, यानी कि ये विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्रदीप है, इसका विशाल की माँ के साथ में क्या संबंध है, तो जो प्रदीप है ये विशाल की माँ का क्या है, भाई है, यानी कि विशाल की माँ प्रदीप की क्या है, बहन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बहन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रदीप यानी कि विशाल की माँ प्रदीप की क्या है, बहन है। तो यानी कि ये प्रदीप विशाल का क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, तो प्रदीप है ये विशाल का क्या लगेगा, मामा लगेगा। अब हमें देखना है कि मामा किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर मामा हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यानी कि ए विकल्प या ए आकृति के अंदर बी और यानी कि दूसरी बी आकृति के अंदर है, हमें यहाँ पर पता करना है कि ए आकृति में यहाँ पर संख्या 14 और बी आकृति में यहाँ पर संख्या 18 कैसे आई है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर संख्या 14 और यहाँ पर संख्या 18 आई है उसी प्रकार से हमें सी आकृति के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहली आकृति के अंदर पता करेंगे कि यहाँ पर 14 कैसे लाया गया है। तो यहाँ पर 14 लाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, सबसे पहले 12 को यानी कि 84 को क्या किया गया है, 12 से भाग किया गया है। तो यानी कि 84 को 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि 12 संते हो जाएगा 84। अब यहाँ पर आया है 14,
तो 7 से 14 बनाने के लिए यहाँ पर 7 का किया गया है 2 गुना, 7 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 दूना के 14। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे बी आकृति के अंदर की यहाँ पर संख्या 18 सेम इसी प्रकार से आई है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 81 को क्या कर देंगे 9 के साथ में भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 81 को 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि 9 के 9 के 81। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से 7 का 2 गुना किया है उसी प्रकार से 9 का भी क्या कर देंगे 2 गुना करेंगे। 9 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 9 दूना के 18। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 18 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी आकृति के अंदर, और इस तीसरी आकृति के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 88 को हम क्या कर देंगे 11 के साथ में भाग कर देंगे। तो 88 को 11 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि 11 8 88 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सभी का 2 गुना किया है तो 8 का भी क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। 8 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 8 दूना के 16, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 16 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है।